होंडा एलिवेट वो कार है जिसके जापान में लॉन्च होते ही 42,000 बुकिंग्स हो गई थी, लेकिन इंडिया में इस गाड़ी की 2 से 2,500 सेल्स भी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। ऐसा क्यों? क्या होंडा एलिवेट इंडियंस की नीड को पूरा नहीं करती है? क्या होंडा इंडिया के हिसाब से एलिवेट को प्रैक्टिकल नहीं बना पाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लगभग 7 दिन तक होंडा एलिवेट को लगातार ड्राइव करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि शायद से होंडा एलिवेट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कार्स में से एक है। कैसे? वही हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स को भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी समझाऊंगा कि इस गाड़ी को हम कहाँ गलत समझ रहे हैं। ये वीडियो एलिवेट की वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो होने वाली है और इसके अंदर एलिवेट के डीप एनालिसिस के साथ मैंने रिव्यू का कॉकटेल भी डाला है। तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना और पूरा देखना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से मोटिवेटेड रहूं और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। आप में 30% लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। सबसे पहले मैं इसके डिजाइन को अपने नजरिए से आपको पेश करना चाहूंगा। होंडा एलिवेट का आउटर डिजाइन में आपको क्लीन डिजाइन फिलॉसफी फॉलो होती हुई दिखाई देगी। क्लीन डिजाइन लैंग्वेज ज्यादातर इनऑर्गेनिक या फिर बोलूं तो ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू डिफाइन करी जाती है। जैसे कि इस कार में आपको रेक्टेंगुलर हेडलाइट्स देखने को मिलेगी, अनलाइक मैनी अदर कार्स जिनके अंदर आपको ऑर्गेनिक या फिर नॉन डिफाइंड शेप्स की हेडलाइट्स देखने को मिलती है। इसकी फ्रंट ग्रिल भी आपको डिफाइंड रेक्टेंगुलर और ज्योमेट्रिकल शेप की दिखाई देगी और ये ना अच्छी खासी बड़ी और डोमिनेटिंग दिखाई देती है इस गाड़ी में। इसकी ग्रिल आपको कई अमेरिकन पिकअप ट्रक्स की याद दिलाएगी, जैसे कि रैम 1500 वगैरह। रेयर में भी इस गाड़ी के अंदर आपको कोई गैर जरूरी चीज देखने को नहीं मिलती है। टेल लाइट का डिजाइन बेशक कनेक्टेड है लेकिन काफी सटल रखा गया है। साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर अगेन वो क्लीन डिजाइन लैंग्वेज फॉलो होती हुई दिखाई देगी। इसमें कोई भी खासे कट क्रीजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे और इसका जो बोनट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो एसयूवी वाला स्टांस है वो निकल कर आता है। स्ट्रेट बोनट की वजह से बाहर से तो ये एसयूवी जैसी दिखाई देती ही है, लेकिन इसका अंदर भी आपको फायदा देखने को मिलेगा जब आप इस गाड़ी को चलाओगे, क्योंकि इसके बिल्कुल स्ट्रेट हुड की वजह से आपको फ्रंट एज बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है कि गाड़ी का जो अगला किनारा है वो कहां पर है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को आप टाइट जगहों पर ले जाकर बिल्कुल एज से भी मोड़ोगे ना तो आपको जजमेंट मिलती रहेगी कि गाड़ी आगे लगने वाली है कि नहीं लगने वाली है। एलिवेट का ये जो क्लीन डिजाइन है ना, ये आपको ज्यादातर यूरोपियन कार्स के अंदर देखने को मिलता रहा होगा, जैसे कि पोलो, वेंटो, ऑडी, कई कार्स में ये क्लीन डिजाइन लैंग्वेज या फिर ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स वाली चीजें फॉलो करी जाती है, जिसके चलते ये गाड़ी एक लंबे समय तक पुरानी नहीं लगती। पोलो को अगर हम देखें तो वो 10 साल तक लगभग एक ही डिजाइन के साथ आती रही थी और आज भी अगर उसकी सिर्फ हेडलाइट्स बदल दी जाए, मतलब एलईडी लाइट्स लगा दी जाए उसके अंदर, तो वो फ्रेश लुक देती है एकदम। इस तरह के टाइमलेस डिजाइन का फायदा बायर्स को ऐसे होता है कि एक लंबे समय तक अपनी गाड़ी उन्हें बदलनी नहीं पड़ती। एटलीस्ट लुक एंड फील की वजह से तो उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि गाड़ी लंबे समय तक पुरानी फील नहीं देती। एक्सटीरियर की बातें तो अब बहुत हो गई, चलो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में बात करते वक्त मैं इसके इंटीरियर के हर एक एस्पेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा और वो प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको राइट साइड में दिखाता रहूंगा और एंड में वो चीजें भी बताऊंगा जो कि हम इस गाड़ी के बारे में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। चलो सबसे पहले रेयर सीट से बात करते हैं। रेयर सीट्स पे बैठ के आपको आउटराइट एक चीज समझ में आ जाएगी कि गाड़ी में स्पेस बहुत है। जो आगे की सीट्स हैं वो मेरे हिसाब से सेट है। मैं 5'11" हूँ और यहाँ पर देखो यार कितना ज़्यादा डी रूम मिल रहा है आपको। लेग रूम भी अच्छा खासा मिलता है। मतलब ओवरऑल स्पेस के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी है ये गाड़ी और सिटी के अंदर भी हमने ये देखा है कि होंडा ने स्पेस बहुत अच्छे से मैनेज करा हुआ है। रेयर सीट पर एलिवेट में कितना ज़्यादा स्पेस मिलता है वो आप इस कंपैरिजन से देख सकते हो। गाड़ी का जो व्हील बेस होता है ना, वो रेयर सीटिंग स्पेस का एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और अगर हम रिसेंटली लॉन्च हुई डस्टर को एलिवेट के साथ कंपेयर करें तो व्हील बेस में सिर्फ 7 mm का फर्क हमें दिखाई देता है, लेकिन फिर भी डस्टर के मुकाबले एलिवेट का रेयर सीटिंग स्पेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सिर्फ डस्टर ही नहीं बल्कि कुशाक और टाइगून का भी जो व्हील बेस है ना, वो लगभग एलिवेट जितना ही है, लेकिन फिर भी रेयर सीटिंग स्पेस एलिवेट के अंदर काफी ज्यादा मिलता है इन गाड़ियों से भी। मुझे ये फील हो रहा है कि शायद से सियरा के बाद एलिवेट रेयर सीटिंग स्पेस के मामले में सबसे अच्छी हो सकती है सेगमेंट में। इसमें ना आपको तीनों ही हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, जो कि अच्छी चीज है। आपको जो आर्मरेस्ट देखने को मिलता है उसके अंदर कप होल्डर्स भी मिलते हैं। रेयर सीट्स की कुशनिंग अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी और लंबी हो सकती थी, जिससे जो आपका अंडर थाई सपोर्ट है वो बेटर हो जाता। एक चीज आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर बोली थी और वो ये कि इसमें ना आपको सीट्स में हम्प मिलता है। मैं क्या नाम है, फ्लोर हम्प की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीट्स के हम्प की बात कर रहा हूँ। ये देख रहे हो आप, ये ना सीट जो है वो थोड़ी सी ऊंची है और ये वाली नीची है। ये दोनों नीची हैं, ये ऊंची है। इसकी वजह से क्या होता है, जब एक अडल्ट इस पर बैठेगा तो उसको ना उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा। जैसे मैं बैठा था, आपको शॉट लगा के दिखा दूंगा यहाँ पर, मुझे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था इस पर्टिकुलर जगह पे बैठ के। तो मेरे हिसाब से पीछे जो सीट्स हैं, इवन दो गाड़ी ठीक ठाक चौड़ी है, इसका यूटिलाइजेशन थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन फिलहाल में मेरे हिसाब से 2 अडल्ट और एक छोटा इंसान या फिर बच्चा आराम से बैठ जाएगा यहाँ पे। रेयर सीट में हम के अलावा एक और चीज़ है जो मुझे इसके फेवर में जाती हुई दिखाई नहीं देती है, और वो ये है कि लेदरेट मटेरियल देने के बावजूद भी परफोरेशन नहीं दिया गया है इस गाड़ी की सीट्स में। परफोरेशन ये छोटे छोटे छेद होते हैं, मैं आपको यहाँ पर इमेज लगा के दिखा देता हूँ। इनसे ये फायदा होता है कि जब आप लॉन्ग जर्नीज में लगातार बैठे रहते हो सीट पर, तो आपकी जो स्किन है ना वो सांस ले पाती है।
जिसकी वजह से आपको बैक पे गर्मी कम लगती है अगर गाड़ी की सीट में परफोरेशन हो तो। अच्छा, इसके अलावा एक और मिसिंग पॉइंट मुझे फ्रंट सीट में वेंटिलेटेड सीट्स का ना होना भी लगता है। देखो, इस सेगमेंट में रेयर में तो कोई भी वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा, लेकिन फ्रंट में ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर होंडा मिस आउट करती है। होंडा एलिवेट में शायद से आप डीलर लेवल पे वेंटिलेटेड सीट्स लगवा सकते हो, जो कि शायद से प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन ये फैक्ट्री से लग के नहीं आती है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से होंडा को काम करने की जरूरत है, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स को इंडिया के अंदर नेसेसिटी के हिसाब से देखने की जरूरत है हमें। ये कोई लग्जरी फीचर नहीं है, इंडिया के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो ये भी मैं एक कमी मानूंगा। चलो अब आगे चलते हैं। कुशनिंग और कंफर्ट के मामले में फ्रंट सीट भी अच्छी खासी है, और इस सेगमेंट में मेरे को ज्यादातर गाड़ियां ठीक ही लगती हैं। बड़ी सीट्स होती हैं, बंदा आराम से बैठ जाता है। लेकिन एक जगह है जहां पर होंडा सबको पीछे छोड़ देती है, और वो है अर्गोनॉमिक्स। एलिवेट में हर एक ऑपरेशन के लिए एक इंडिविजुअल बटन मिलता है। नो टच पैनल, नो स्क्रीन के अंदर एसी कंट्रोल देना, हर एक चीज के लिए फिजिकल बटन्स हैं जो मस्त दबते हैं। और कहां पर और किस किस चीज के लिए इन्होंने बटन दिए हैं, ये सुनकर आप हैरान होने वाले हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एसी के सारे कंट्रोल्स के लिए A to Z जितने भी कंट्रोल्स होते हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड बटन है। हल्की सी एक बार आंख नीचे करनी है और एक बार में आपकी उंगली वहां चली जाती है जहां पर आपको लगानी है। जैसे कि अगर मान लो रेयर पे डिफॉग करना है, फ्रंट में करना है, ऑटो पे करना है, एसी एक बार में जा रही है। आपको ऐसे संभाल के नहीं लगाना है ऐसे अपनी उंगली को, जैसे कि वो टच पैनल के अंदर करना पड़ता है। वो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ होती है, वो जीना मुश्किल कर देती है वो। लेकिन होंडा एलिवेट हर तरीके से जीना आसान करती है, क्योंकि एसी के अलावा आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए भी 6 शॉर्टकट बटन्स मिलते हैं। स्टीयरिंग पूरा का पूरा फिजिकल बटन से भरा पड़ा है। एक बटन आपको राइट इंडिकेटर स्टैक की एज पे देखने को मिलता है, जिस पर आपका हाथ एकदम चले जाता है और आप लेफ्ट लेन वॉच कैमरा एक ब्लिंक ऑफ सेकंड के अंदर चालू कर सकते हो। और 2 क्रेजी बटन्स बताता हूँ। होंडा ने MID की ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने तक के लिए एक बटन दे रखा है डेडिकेटेड। ठीक है, ब्राइटनेस की जो सेटिंग होती है ना, वो आपको ज्यादातर मेन्यू के अंदर जाकर देखनी पड़ती है कहाँ पर है, और वहां से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन उन्होंने यहाँ पर डेडिकेटेड बटन दे दिया है। वैसे ही मूड लाइट के लिए भी एक डेडिकेटेड बटन है। बेशक ये वाला थोड़ा सा आफ्टर थॉट लगता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है, लेकिन फिर भी यार ये जिंदगी आसान बनाता है। अच्छा, स्टीयरिंग पर तो बटन वैसे ज्यादातर ब्रांड्स अभी भी दे ही रहे हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता, यानी कि सारे के सारे बटन्स एक जैसी ही फील देते हैं। और जब आप नए ड्राइवर होते हो तो आपको एक बार को अपने स्टीयरिंग की तरफ देखना पड़ता है बटन दबाने से पहले, स्टार्टिंग में एटलीस्ट। लेकिन होंडा की डिटेलिंग देखो आप, एलिवेट में इन्होंने हर एक बटन को अपनी एक अलग फील दी है, जिसके चलते बटन्स को बिना देखे ऑपरेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बस टच एंड फील करके। जैसे कि नीचे के 3 कॉल वाले जो बटन्स हैं, उनमें से बीच वाला बटन उभरा हुआ है, ताकि आपको जल्दी से पता लग जाए कि लेफ्ट राइट वाला कौन सा है और बीच वाला कौन सा है। सोर्स और होम के जो बटन है उनमें अपना ही एक अलग तरीके का 3D पैटर्न है। और जो म्यूजिक को लेफ्ट राइट करने वाले बटन्स हैं, ये उभरे हुए हैं और इनके अंदर शाइनी प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है, और बाकी बटन्स के मुकाबले ये काफी ज्यादा स्मूथ फील होते हैं, जिसके चलते आपको एक टच में पता लग जाता है कि यहाँ पर मेरा म्यूजिक वाला बटन है। इनके अलावा आवाज तेज कम करने के लिए एक बढ़िया सा स्क्रॉलर दे रखा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा आसान है इस गाड़ी के अंदर फंक्शंस को ऑपरेट करना। आप चलती हुई गाड़ी के अंदर बिना देखे ज्यादातर फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हो इस कार के अंदर। गाड़ी का जो कॉकपिट का डिजाइन है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम फील देता है, स्पेशली इस ब्लैक एडिशन की मैं बात करूँ तो। इसका जो स्टीयरिंग है वो लेदर रैप्ड है, यहाँ पर लेदर का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश है। मतलब मटेरियल क्वालिटी जो है वो होंडा वालों ने बहुत ज़्यादा अच्छी रखी है। ऊपर बेशक हार्ड प्लास्टिक्स है, लेकिन जो प्लास्टिक्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यही जो लेदरेट फिनिश है ये आपको इस पर भी रैप अराउंड होती हुई दिखाई देगी, डोर्स पर भी। एलिवेट के अंदर शाइनी ब्लैक प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ताकि इंटीरियर्स अच्छे भी दिखें और स्क्रैचेस भी जल्दी ना लगे इनके अंदर। इसलिए दिखने के मामले में होंडा एलिवेट का कैबिन मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कैबिन स्पेस है इस सेगमेंट की। अगर मैं बात करूं तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस बताऊं तो सेल्टोस और होंडा एलिवेट इंटीरियर्स के लुक एंड फील के मामले में टॉप पर आती है। इसके इंटीरियर्स मुझे इसलिए भी प्रीमियम लगते हैं क्योंकि इन्होंने इसकी MID जो है ना उसको बड़ा सटल और प्रीमियम लुक दिया है। इसकी MID हाफ डिजिटल है और हाफ एनालॉग है। मानता हूँ कि इस सेगमेंट के अंदर अब सारी की सारी MIDs डिजिटल आने लगी हैं और वो भी अच्छी लगती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन होंडा ने जिस तरीके से इस हाफ एनालॉग और हाफ डिजिटल स्क्रीन को मर्ज करा है, जिस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट थीम रखी है ज़्यादातर, इवन दो जो इनकी स्क्रीन है वो कलर वाली ही है, इसकी वजह से MID पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना वो एक बार में आपको दिख जाती है। और इसके जो मेन्यू वगैरह है ना वो भी बड़ा आसान से है, बड़ी आसानी से आप टॉगल कर किसी भी सेटिंग में जा सकते हो। मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जिनको अब डिजिटल वाली ही ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब MID मेरे को बेशक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो, लेकिन मैं इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में सेम बात नहीं बोल सकता हूँ। वैसे स्क्रीन की ब्राइटनेस वगैरह अच्छी है, लेकिन जो इसका UI है वो डेटेड फील होता है। आजकल इस तरीके की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ रही हैं, उनके आगे ये डेटेड फील होती है डेफिनेटली। लेकिन इसके अंदर जो भी फंक्शंस दिए गए हैं वो ठीक से काम करते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो एक बार में कनेक्ट हो जाता है, और मैंने एक बार तो नोटिस करा कि वो डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन मैंने 7 दिन तक रखी, मैंने ज़्यादातर नोटिस नहीं करा। लेकिन इसका जो रेयर व्यू कैमरा है और जो लेन वॉच कैमरा है ना, उनकी क्वालिटी मुझे कोई खासी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। काम चल जाएगा आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब दिख जाता है,
लेकिन क्वालिटी और बेटर हो सकती थी, पर फिर भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 360 डिग्री कैमरा ना देना कई लोगों के लिए कंसर्निंग बात हो सकती है इस सेगमेंट पे, इस प्राइस पॉइंट पर। 360 डिग्री कैमरा सिर्फ आपकी पार्किंग करने में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि जब आप पार्क कर रहे होते हो तब ये भी दिखाता है कि कहीं आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई बोल्डर तो नहीं है, कोई बच्चा या फिर कोई छोटा जानवर तो नहीं है जिसकी जान को खतरा हो सकता है आपकी गाड़ी से, वो भी पता लगता है उसके थ्रू। तो मेरे हिसाब से तो होंडा एलिवेट के अंदर भी 360 डिग्री कैमरा मिलना चाहिए, होंडा को इसके अंदर देना चाहिए, खासकर जो नए ड्राइवर्स हैं उनके लिए हेल्प होती है। अच्छा, होंडा के इंटीरियर्स के अंदर एक बड़ा मिसअंडरस्टूड पार्ट मुझे लगता है सनरूफ। होंडा ने सनरूफ दी है लेकिन छोटी दी है, और इसी वजह से कई लोग होंडा की एलिवेट को खरीदने से बचते हैं। देखो, रिसेंटली मैंने कई कार्स के रिव्यू करे हैं और सारी की सारी इसी सेगमेंट की गाड़ियां थी, और उन सभी गाड़ियों के अंदर पैनोरामिक सनरूफ आती है, लेकिन फिर भी मैंने किसी भी कार के अंदर सनरूफ का मेंशन करा ही नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं करना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं गलती से भूल जाता था बार बार। और मैं भूल इसलिए रहा था क्योंकि यार हम लोग यूज ही नहीं करते हैं सनरूफ का इतना। बहुत ही रेयर मोमेंट्स होते हैं जब हमें सनरूफ खोलकर मजा आता है इंडिया के अंदर, वरना तो ज्यादातर आपको गर्मी ही लगेगी जब भी आप सनरूफ खोलोगे तो। इसीलिए बहुत ज्यादा कोई खास काम की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी लोग होंडा एलिवेट को सिर्फ इस चीज की वजह से स्किप कर देते हैं। कई लोग मैंने सुना है इसकी वजह से स्किप कर देते हैं, जो मुझसे पर्सनली एडवाइस भी लेते हैं वो भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक जेन्युइनली प्रैक्टिकल और क्वालिटी कार को सिर्फ इस रीजन की वजह से आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई काम का फीचर ही नहीं है, और बात सिर्फ काम की भी नहीं है, आप इसको ज़्यादातर एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। चलो अब गाड़ी के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यानी कि इंजन और डायनामिक्स को समझते हैं। इस कार में आपको 1.5 लीटर का वीटेक इंजन मिलता है। वीटेक की फुल फॉर्म ये है, और वीटेक इंजन नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से थोड़ा सा अलग काम करता है। इसमें इनटेक वेल्व्स की ओपनिंग टाइमिंग को बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा और थोड़ा सा बड़ा कैम लोब लगा होता है, जो कि इनटेक वेल्व को ज़्यादा खोल देता है, जिससे कि ज़्यादा हवा आती है इंजन के अंदर और इंजन की पावर सडनली बढ़ जाती है। लेकिन एक्स्ट्रा रॉकर आर्म पर यह पिन तभी लगती है जब कार एक सर्टेन आरपीएम को पार कर जाती है, यानी कि जब आप गाड़ी को तेज चलाना चाहोगे इंटेंशनली, तभी इसका इंजन रूप बदलेगा, और इसीलिए होंडा सिटी में एकदम से पर्सनैलिटी चेंज वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि 3 से 3,500 आरपीएम के आसपास कोई एकदम तेज की धक्का दे रहा है आपको गाड़ी के पीछे से। इतना ज्यादा पावर सर्ज मिलता है एकदम से आपको, और इसीलिए इसका इंजन हाई आरपीएम पे भी इतना ज्यादा रेव हैप्पी होता है। ये देखो एकदम से भाई साहब बहुत जल्दी ये रेव करता है, बहुत जल्दी। लेकिन पावर डिलीवरी में वो एलिवेट के साथ स्विच ऑफ पर्सनैलिटी थोड़ी कम महसूस होती है होंडा सिटी के मुकाबले। इस गाड़ी का मिड रेंज, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, वीटेक का मिड रेंज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। 3000 आरपीएम के बाद गाड़ी थोड़ा रूप बदल लेती है। वीटेक में ऐसा होता है यूजुअली, लेकिन इस पर्टिकुलर कार के साथ ये जो इंजन है, ये आपको आउटराइट परफॉर्मेंस वो वीटेक वो जो सिटी के अंदर मिलती है ना, वो वाली शायद आपको थोड़ी सी मिसिंग लगे, क्योंकि गाड़ी का वजन ज़्यादा है। तो ये ना अब थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा लीनियर पुल करता है आपको। ये 6-7 हज़ार आरपीएम तक पावर देता ही चले जाएगा जब तक इसका डेड एंड नहीं आया था, लेकिन लीनियर वे में। वो जो सिटी रूप बदल लेती है ना, सिटी के अंदर जो वीटेक अपना रूप भी बदल लेता है, वो वाली चीज़ थोड़ी सी मिसिंग लगेगी। और मेजरली उसका रीज़न यही है कि इसका वजन थोड़ा ज़्यादा है उस गाड़ी से। रूप थोड़ा कम बदलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई स्लो इंजन है। पावर डिलीवरी थोड़ी सी लीनियर हो गई है, लेकिन फिर भी ये फास्टेस्ट 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो कि एसयूवीज के अंदर मिल रहा है इंडिया में। क्योंकि ऑटो कार के टेस्ट में ये पता लगा था कि होंडा एलिवेट 0 से 100 11.89 सेकंड्स में करती है, क्रेटा 13.73 सेकंड्स में, ग्रैंड विटारा 14.39 सेकंड्स में, और एमजी की एस्टर 17.53 सेकंड्स में। और ये जो ग्रैंड विटारा वाला इंजन है, यही इंजन आपको हाई राइडर और विक्टोरियस के अंदर देखने को मिलता है। क्रेटा वाला इंजन आपको सेल्टोस के अंदर भी देखने को मिलता है विद सेम पावर। यानी कि ये जो बाकी गाड़ियां मैंने अभी बताई हैं आपको, ये भी सिमिलर परफॉर्म करेंगी 0 to 100 अगर हम देखेंगे तो, जो कि ऑटो कार टेस्टेड कार्स हैं उनसे। इस टेस्ट के अंदर तब सियरा को इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि तब तक सियरा आई नहीं थी। लेकिन सियरा के आने के बाद जब ऑटो कार ने इसका एनए इंजन का टेस्ट करा, तो उसने 0 to 100 17.34 सेकंड्स में करा, यानी कि एस्टर के आसपास। यानी कि अगर आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आने वाली मिड साइज एसयूवी लेनी है, तो एलिवेट से तेज कोई भी गाड़ी नहीं है इस टाइम पर। अपनी ऑलमोस्ट लीनियर पावर डिलीवरी और स्ट्रॉन्ग मिड रेंज के साथ इसका जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा ट्रैक्टेबल फील होता है। अब देखो यहाँ पर गाड़ी का ट्रैक्टेबिलिटी देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है। मैंने गियर भी डाउन नहीं करा और मैं ओवरटेक कर पाया इसको। इंजन की तरह इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग फील एंड फीडबैक है वो भी अच्छा है, डिसेंट है, आपको कॉन्फिडेंस फील होता है हाई स्पीड्स पर भी। और गाड़ी के अंदर कोई भी खासा बॉडी रोल नहीं है, इवन दो इसके जो सस्पेंशन है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। अब सस्पेंशन की बात आई है तो मैं बताना चाहूंगा कि इस गाड़ी के जो सस्पेंशन है वो मेरे हिसाब से इंडिया की सड़कों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्यून्ड सस्पेंशन है। इस गाड़ी को मैं सस्पेंशन ट्यूनिंग के मामले में ग्रैंड विटारा के ठीक पीछे रखना चाहूंगा, और सेल्टोस के बराबर या उससे थोड़े से बेटर। एलिवेट डायनामिकली और इंजन वाइज काफी ज्यादा सॉर्टेड है, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जहां पर लोगों को इससे शिकायत रहती है। एक तो लोग ये बोलते हैं कि इस गाड़ी के अंदर
इंजन नॉइस आती है और दूसरा ये बोलते हैं कि विंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा आती है। तो पहले इंजन नॉइस की बात करते हैं। डेफिनेटली इस गाड़ी के इंजन की आवाज़ आपको कैबिन के अंदर आती है, लेकिन ये कोई नॉइज़ नहीं है बल्कि मेलोडी है। होंडा का जो 1.5 वीटेक है ना, इसकी आवाज़ ऑलमोस्ट सभी इंजन से अच्छी है जो भी इंडिया के अंदर अभी मिल रहे हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात कर रहा हूँ मैं। और जितना ज़्यादा आप इस इंजन को तेज़ चलाते हो ना, उतनी ज़्यादा इसकी आवाज़ बेटर होने लगती है। मुझे लगता है कि जो लोग पेट्रोल हेड्स हैं, जिन लोगों को गाड़ी चलाना पसंद है, उनको इसके इंजन की आवाज़ डेफिनेटली पसंद आएगी। और देखो, ऐसा नहीं है कि इस इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा अंदर आती है, वो तभी आपको ज़्यादा अंदर फील होगी जब आप इस गाड़ी को तेज़ चलाओगे। और अगर आप स्पिरिटेड ड्राइविंग कर ही रहे हो तो इतने अच्छे इंजन की आवाज़ क्यों मिस करना चाहोगे, राइट? अच्छा, इंजन की आवाज़ को चलो एक तरफ रखते हैं। इसके अलावा विंड नॉइस को लेकर बहुत लोग शिकायत करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा विंड नॉइस आती है, क्रेटा से ज़्यादा आती है। और डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि क्रेटा वगैरह के मुकाबले इसमें विंड नॉइस थोड़ी सी ज़्यादा आती है। 19-21 का फ़र्क होगा, मैं 19-20 नहीं बोल रहा हूँ, 2 का फ़र्क बता रहा हूँ। लेकिन ये जो विंड नॉइस है, ये आपको हाईवे स्पीड्स पर ज़्यादा पता लगेगी। और ऐसा भी नहीं है कि होंडा एलिवेट अकेली ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर इतनी विंड नॉइस आती हो। इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर विंड नॉइस एलिवेट से भी ज़्यादा आती है। येस, इट शुड हैव बीन बेटर। सेगमेंट की कुछ गाड़ियों के हिसाब से इसके अंदर डेफिनेटली आवाज़ ज़्यादा आती है और होंडा को इसके ऊपर काम करने की डेफिनेटली ज़रूरत भी थी। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा डील ब्रेकर नहीं है अगर आप इस गाड़ी की बाकी अच्छाइयों को देखोगे तो, क्योंकि उतनी भी ज़्यादा फील नहीं होती है कि एक आम इंडियन बायर इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। होंडा एलिवेट को लेकर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये बनी हुई है कि टर्बो इंजन ना होने की वजह से ये गाड़ी इनकॉम्पिटेंट है। देखो, डेफिनेटली 1.5 टर्बो इंजन जितना तेज तो नहीं है ये इंजन, लेकिन ज़्यादातर जो गाड़ियाँ इंडिया के अंदर इस सेगमेंट में बिकती हैं वो 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ ही बिकती हैं। और अगर हम उनसे कंपीट करें तो होंडा एलिवेट सबसे ज़्यादा तेज है। तेज के अलावा डायनामिक्स भी सॉर्टेड है, स्पेस भी अच्छा है गाड़ी के अंदर और प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने बटन्स वगैरह के बारे में आपको बताया था। देखो, मैं भी चाहता हूँ कि होंडा अपने वीटेक टर्बो इंजन को इंडिया के अंदर लेकर आए, लेकिन अगर वो नहीं ला रहे हैं या फिर इसके अंदर ऑफर नहीं भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये गाड़ी कोई इनकॉम्पिटेंट नहीं हो जाती है। सिर्फ टर्बो इंजन का ना होना, सनरूफ का ना होना या फिर रोड नॉइस को ओवर एक्सैजरेट करके बताने की वजह से इस कार की तरफ कई बायर्स जाने से कतराते हैं। लेकिन इस गाड़ी की जो खूबियां हैं वो इस गाड़ी की थोड़ी बहुत खामियों को पूरी तरीके से आउटशाइन कर देती हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई बायर एनए इंजन के साथ गाड़ी लेना चाहता है और 16 लाख रुपए के आसपास बजट बना के बैठा है तो एलिवेट बेस्ट चॉइसेस में से एक हो सकती है उसके लिए, क्योंकि इस प्राइस तक इस गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे वो फीचर्स मिल जाते हैं जो कि बाकी गाड़ियां आपको दे रही हैं। अच्छा और रिलायबल इंजन है, कंफर्ट है, प्रैक्टिकल है गाड़ी और बेहतरीन स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी को मिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बजट के अंदर गाड़ी देख रहे हो तो एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लो, फिर डिसाइड करो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एलिवेट को लेकर अपने विचार भी छोड़ के जाना। थैंक यू।